नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है। भारत के अंदर तिरुपति मंदिर, जो भारत का सबसे अधिक अमीर मंदिर कहा जाता है, जिसकी मान्यता दुनिया में सबसे सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक की जाती है। दुनिया में अगर सबसे रिच मंदिर काउंट किए जाएं तो उसमें नंबर 1, और दुनिया में अगर सबसे रिच धार्मिक स्थल काउंट किए जाएं तो नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अंदर आने वाला श्री वेंकटेश स्वामी का मंदिर तिरुपति मंदिर आता है। इस तिरुपति मंदिर में एक भोग अर्पित किया जाता है। भारत में जीआई टैग भी, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी मिला हुआ है, यानी कि ये लड्डू केवल यही बनाया जाता है। ऐसे में इस लड्डू के साथ एक विवाद जुड़ गया है, और विवाद इस बात का है कि इस लड्डू को बनाने में जिस घी का उपयोग किया गया वह घी मिलावटी था। उसके अंदर पशु चर्बी का उपयोग किया गया और मछली के तेल का भी उपयोग किया गया। यह जानकारी जुड़ी आई और जैसे ही राजनीति के अंदर इसका स्थान मिला, तत्काल प्रभाव से तिरुपति मंदिर चर्चा में आ गया। और उस समय जो सरकार थी, जो इस समय जिसने इस तरह के परमिशन दिए थे, इस तरह के घी को प्रोक्योर करने की परमिशन दिए थे, चंद्रबाबू नायडू से पहले की जो सरकार जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, उस सरकार के ऊपर आरोप लगे। ऐसे में आंध्र प्रदेश के अंदर वर्तमान की चंद्रबाबू नायडू सरकार और पूर्व में जगनमोहन रेड्डी की सरकार, दोनों सीएम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोप में वो व्यक्ति जिसने ये लड्डू का ग्रहण किया प्रसाद के रूप में, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को वो बड़ा आस्था के साथ स्वीकार करता है। ऐसे में उसकी आस्था, अगर वह शाकाहारी है तो ऐसे में उसकी आस्था को बड़ी ठेस पहुंची होगी, और अगर यह ठेस का विषय है तो निश्चित ही धार्मिक मामलों के अंदर उल्लंघन, धार्मिक हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके अंदर उल्लंघन, हमारे मूल अधिकार के उल्लंघन में कंसीडर होता है। और अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर इंटरफेरेंस की आवश्यकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की जा चुकी है। हेडलाइंस बनती है, सैंक्टिटी ऑफ तिरुपति लड्डू रीस्टोर्ड। अब यह लड्डू पूरी तरह से वापस पवित्र स्थिति में पहुंच चुका है। पहले जो लड्डू था उसमें बीफ फैट और फिश ऑयल था, ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर आई हैं। यह सारी जानकारी आती है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत सारे ऐसे धार्मिक मान्यताओं के अंदर लोग हैं जो कि पूरी तरह से सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें अपने भोजन में प्याज लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं करते, मांसाहार का तो सवाल ही नहीं उठता। और ऐसे में अगर उनकी धार्मिक आस्थाओं के साथ इस तरह से फिश फैट का या फिर बीफ फैट का उपयोग होने की चर्चा आती है तो यह निश्चित ही धार्मिक भावनाओं पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। जांच का विषय है, केंद्र सरकार इस मामले पर जांच करवाएगी, लेकिन उससे पहले हम इस पूरे मामले को विस्तार से आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बताते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, तिरुपति मंदिर जो कि श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर है, उस मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम के द्वारा किया जाता है। यहां पर टीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकारी अधिकारी जे श्यामल राव को घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानते हुए देखा गया। उन्होंने 20 सितंबर यानी कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उन्होंने अपने सैंपल्स को 4 लैब रिपोर्ट्स से चेक करवाया और यह पाया कि ये जो घी सप्लाई करने वाली कंपनी थी एआर डेयरी, वो इसका फायदा उठा रही थी, और इसमें जो घी दिया गया था एआर डेयरी फूड्स के द्वारा, वो सही मामले में प्योर घी नहीं था। यह तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की फैक्ट्री से तेल घी आ रहा था। इन्होंने अपने स्तर पर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यह बात कही गई कि जब मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने टीडीपी के अंदर, मतलब टीटीपी यानी तिरुमाला जो मंदिर है, तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद इन्होंने संभाला, तब इन्होंने इस मंदिर में चल रहे प्रसाद की जांच करवाई और उसमें यह पता चला कि यह प्रसाद मिल्क घी से नहीं बन रहा है। और जब इसको जांचने के लिए हमने आगे आदेश दिया तो फिर पता चला कि इस घी के अंदर कुछ कमियां हैं, और वो कमियां ही आज की सबसे बड़ी विवाद की चीज है कि भगवान के सामने अपवित्र प्रसाद चढ़ाया गया। साथियों, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। जब आंध्र के अंदर हम कोस्टल जिलों की बात करते हैं तो तिरुपति नाम का एक जिला है, वहां पर यह मंदिर स्थित है। भगवान वेंकटेश स्वामी मंदिर काफी पुराना, प्राचीन भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का प्रबंधन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम ट्रस्ट के द्वारा करवाया जाता है। यहां प्रतिदिन 50,000 से अधिक यात्री पहुंचते हैं। कई बार उनकी संख्या लाखों तक हो जाती है। कहते हैं कि प्रतिवर्ष तिरुपति मंदिर के अंदर 3 से लेकर 4 करोड़ तक यात्री दर्शन करने पहुंचते हैं। अगर इसका कंपैरिजन कराया जाए तो वैश्विक स्तर पर वेटिकन सिटी में 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग एक साल में पहुंचते हैं, जो कि ईसाई लोगों की मान्यता का स्थान है। और ऐसे ही मुसलमानों के लिए मक्का, जो कि सऊदी अरब में है, यहां लगभग 2 करोड़ लोग सालाना पहुंचते हैं। टेक्निकली भारत में सर्वाधिक अगर कोई धार्मिक यात्रा के लिए व्यक्ति जा रहा है, धर्म के लिए यदि कोई यात्रा कर रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा तिरुपति मंदिर पर लोग पहुंचते हैं। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां की वेल्थ बिलियंस में है, और ऐसे में इसे रिचेस्ट हिंदू श्राइन कहा जाता है। अगर वर्ल्ड में प्राप्त डेटा को देखा जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक पैसे वाला धार्मिक स्थान है। नंबर 1 पर अमेरिका की एक चर्च आती है जिसका नाम लेटर डे सेंट चर्च है, जिसकी संपत्ति $265 बिलियन के अराउंड बताई जाती है। अगर तिरुपति मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए की सावधि जमा राशि है। एनुअल जो जमा हो रहा है वो इसके पास 18,000 करोड़ है। सोना इसमें 11,329 करोड़ का है, और चढ़ावा हर साल 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का इस मंदिर को प्राप्त होता है। यानी चढ़ावे के अंदर यहां पर हजारों करोड़ रुपए मंदिर में आते हैं। यहां मौजूदा बजट इस मंदिर का 5,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है। इस मंदिर की कुल संपत्ति के अंदर कई कंपनियों से भी बड़ी संपत्ति इस मंदिर की निकलकर आती है। इस मंदिर के रखरखाव और इसकी कमाई के साधनों की अगर चर्चा करें तो उसके कमाई के साधनों में जहां एक और भक्तों के द्वारा दिया जाने वाला चढ़ावा, जिसमें लाखों किलोग्राम सोना चढ़ाया जा रहा है, जमीनें हैं, जमीनों के साथ साथ मिलने वाला उस पर ट्रस्ट का किराया है, इसके साथ साथ यहां पर मंदिर की कमाई में जहां लोग दान देकर जा रहे हैं, जिसे हुंडी कनुका कहा जाता है, उसके अलावा प्रसाद से भी यहां की कमाई होती है।
बताया जाता है कि प्रति साल यहां पर 600 करोड़ रुपए के केवल लड्डू बिक जाते हैं, पवित्र भोजन बिक जाता है। साथियों, कहा जाता है कि यहां पर चढ़ावे के अंदर गोल्ड भी है, कैश भी है, जमीन के साथ साथ यहां पर लोग मतलब तमाम प्रकार की संपत्तियां दान करते हैं। ऐसे में यहां पर प्रसाद 600 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रति वर्ष बिकता है। इसमें जो पहली बार लड्डू दिया जाता है वो मुफ्त होता है, लेकिन उसके अलावा कई बार व्यक्ति जाता है तो अपने परिवारजनों के लिए भी लेकर आता है, तो अन्य लड्डू पर प्रति लड्डू 50 रुपए यहां पर वसूले जाते हैं। ऐसे में इस लड्डू की बिक्री अपने आप में एक बड़ा काम है। सोचकर देखिए, 600 करोड़ के सालाना यहां लड्डू बिकते हैं और इस लड्डू की अपनी एक लंबी कहानी है। कहते हैं कि इस लड्डू को जीआई टैग मिल गया था 1999 एक्ट के अनुसार वर्ष 2009 के अंदर, तो ये काफी ज्यादा विशिष्टता रखता है। कहते हैं कि इस लड्डू की जो परंपरा है ये 300 साल पुराने समय से चली आ रही है। इस लड्डू को बनाने में 200 से अधिक ब्राह्मण मिलकर के इस लड्डू का निर्माण करते हैं और इस लड्डू को बनाते समय इसको बनाकर भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है। इससे जुड़ी लोक कथा भी है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश को एक बार एक महिला ने चावल के आटे और गुड़ से मिली मिठाई दी थी, उसके आधार पर यह लड्डू लगातार तब से बन रहा है। इस लड्डू का वजन लगभग 175 ग्राम होता है और इस लड्डू को लोगों को हर साल जो भी यहां पर जाते हैं उन्हें दिया जाता है। उसके अतिरिक्त अगर किसी को खरीदना होता है तो उसके लिए यहां पर पेमेंट की व्यवस्था है। यहां पर जो आय होती है उसके अनुसार यहां के खर्चे भी हैं, लोगों की तनख्वाह पर खर्चे हैं, प्रबंधन पर खर्चे हैं, सरकार इसका मैनेजमेंट करती है तो इसके विकास कार्य लोगों के प्रबंधन के लिए भी यहां पर खर्च किए जाते हैं। ये तो रहा लड्डू और मंदिर से जुड़ा हुआ तथ्य। अब बात करते हैं आज के विवाद की डिटेल में। जैसा आप अभी जानते हैं, सब जानते हैं कि इस बार के जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। आंध्र प्रदेश के चुनाव में जो सत्ता में पार्टी आई वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी थी। इनकी पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने जिनको पद से हटाया या जिनका स्थान इन्होंने लिया वो जगन रेड्डी थे। जगन रेड्डी निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में काफी ज्यादा वाद विवाद आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ऐसे में जिसकी सरकार होती है वही व्यक्ति अपनी तरफ से व्यक्ति अपॉइंट करता है। इस मंदिर के अंदर जो टीडीडी करके जो तिरुमाला जो ट्रस्ट है इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठाता है वो सरकार अपना व्यक्ति बिठाती है। ऐसे में जो अपना व्यक्ति बिठाया जाता है उनमें जगन मोहन रेड्डी ने जो व्यक्ति अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना के बिठाया था जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो वो इनके मौसाजी हुआ करते थे। तो असल में परिवार वालों को पद दिया गया था। अब पद का क्या महत्व है उसको ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि इस मंदिर के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है वो 1733 करोड़ रुपए सालाना है। इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पर जो सामग्री की खरीद होती है वो 751 करोड़ रुपए की खर्चे की होती है। यहां पर इंजीनियरिंग कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपए मतलब लगभग 5000 करोड़ रुपए का सालाना इस मंदिर का खर्चा है। इस मंदिर के अंदर जब इतने खर्चे हैं तो ऑब्वियस ही बात है जहां खर्चे हैं वहां पर कौन अपना आदमी काम करेगा, कौन सी कंपनी अपनी काम करेगी, कौन सी कंपनी अपने लिए काम करेगी, अपने अनुसार काम करेगी, तमाम चीजें देखने की होती हैं। तो सरकारें अपने अनुसार लोग बिठाती हैं। तो जगन रेड्डी जब सरकार में हुआ करते थे उस समय पर इन्होंने अपना ही एक आदमी यहां पर बिठाया हुआ था। तो जब अपना आदमी यहां पर इन्होंने बिठाया हुआ था वो जगन रेड्डी के मौसा हुआ करते थे। अब उन मौसा की जो कहानी है ना वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, मैं लेकर आया था, आगे डिटेल में आ जाएगी, जो कि आज राज्यसभा सांसद हैं असल मायने में। ठीक है, तो असल में अब जो व्यक्ति बिठाए गए हैं वो जे श्यामल राव हैं जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने अपने स्तर पर कहा कि जब हमने इस लड्डू की जांच करने का आदेश दिया तो हमने कमेटी बनाई। उस कमेटी से हमने इसकी क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाएं इसके सुझाव मांगे और साथ ही जो घी यूज में आ रहा था उसकी जांच करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात को सैंपल भेज करके जांच करवाई गई। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र हुआ। इसके बाद टीटीडी ने तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। साथ ही साथ टीटीडी ने कर्नाटक मिल्क से घी खरीदना शुरू कर दिया है। यहां जो सबसे बड़ी बात हाईलाइट हो रही है, जिस पर बड़ी राजनीति हो रही है, वो राजनीति इस बात की है कि यहां पर पुराने सप्लायर से जो घी मिल रहा था वो 320 रुपए किलोग्राम पर मिल रहा था। 320 रुपए किलोग्राम पर घी कहीं पर उपलब्ध नहीं है। अगर मंदिर का प्रसाद शुद्ध गाय के घी में बनना है तो गाय के घी की कीमत मार्केट में 1000 रुपए किलोग्राम से ऊपर चल रही है। तो ऐसे में कैसे संभव है कि 320 रुपए किलोग्राम में आपको घी शुद्ध प्राप्त हो जाए? आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर ये घी तब प्राप्त हो सकता है जब कोई व्यक्ति आस्था के अधीन बस केवल अपने खर्च भर का पैसा ले रहा हो, लेकिन यहां तो घी लाखों किलोग्राम खरीदा जाता था। 54 लाख किलोग्राम तक की यहां पर खरीद है। मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। यहां पर बहुत ज्यादा घी खरीदा जाता था। ऐसे में जब बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि 320 रुपए किलोग्राम में अगर किसी ने घी खरीदा है तो बड़ी सवाल यह है कि यह घी शुद्ध होगा, इसकी क्या गारंटी है? सीएम नायडू ने लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की। इस बात को लेकर अब विवाद हो रहा है। असल में यह जुलाई की रिपोर्ट है जो सितंबर में जाहिर की गई है। इसकी वजह और इसकी टाइमिंग को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हो रहा है कि नायडू साहब आपको जुलाई में यह पता चल गया था, अब आप इस रिपोर्ट को क्यों दिखा रहे हैं? तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर आपको चंद्रबाबू नायडू इस रिपोर्ट को दिखाते हुए दिख रहे हैं और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। इन्होंने जिस रिपोर्ट को हाईलाइट किया मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूं, संभवतः आप भी थोड़ा बहुत समझ पाएं। इसके अंदर दिखाया गया है कि अगर कोई भी सैंपल है उसके अंदर अगर एस वैल्यू इस रेंज में होती है तब तो वो शुद्ध माना जाएगा। लेकिन जो एस वैल्यू है क्या? असल में एस वैल्यू एक प्रकार की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है कि हां भाई अगर शुद्ध होगा तो इस रेंज में घी के अंदर एस वैल्यू मिलेगी, सैचुरेशन फैट की वैल्यू मिलेगी। यहां पर एस वैल्यू अगर आप देखें तो जो रेंज है उससे कम, रेंज या उससे अधिक, रेंज से कम, रेंज से अधिक, रेंज से कम, इस प्रकार से दिखी है। इस प्रकार से दिखी है तो इसका परिणाम यह है कि जो एस वैल्यू मिली थी सैंपल में वो डेफिनेटली गाय के घी की तो नहीं थी। तो फिर बोले जो एस वैल्यू है यानी कि सैचुरेशन फैट की जो वैल्यू है वो या तो सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रैपसीड, लिंसीड इनसे निकल के आए हुए उसकी होगी या कोकोनट, पाम और कर्नल फैट से निकलकर आए हुए फैट की होगी, पाम ऑयल या बीफ टैलो से होगी। असली विवाद बस यहीं पर है। विवाद किस बात का है कि इस घी के अंदर ये जो बीफ टैलो यूज लिखा जा रहा है और ये लार्ड लिखा जा रहा है। बोले यहां पर जो फैट
का जो कंसंट्रेशन निकल कर आया है वो बता रहा है कि वो किसी फॉरेन फैट यानी कि मिलावटी वसा से आया हुआ फैट है और उसमें बीफ टैलो और लार्ड मिला हुआ है। अब ये बीफ टैलो और लार्ड क्या होता है ये समझ लीजिए। तो तिरुपति का जो मंदिर का प्रसाद बना, उस प्रसाद में घी के स्थान पर तमाम प्रकार की फैट थी, मतलब तमाम प्रकार की चिकनाई के लिए साधन उपयोग में लिए थे। सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी, ये तो था ही था। फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड भी मिला हुआ था। बीफ टैलो क्या होता है? जानवरों की चर्बी को जब धीमी आंच पर पकाया जाता है तो पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो दिखने में केवल घी जैसा दिखाई देता है। और लार्ड क्या होता है? सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, ये भी चिकना होता है और ये आसानी से मिलावट करने के काम में लिया जा सकता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि बीफ टैलो जो है वो बीफ टैलो घी की तरह ही दिखने वाला मतलब चिकना पदार्थ है और इसके अंदर भी विटामिन ए, डी, ई के जैसे ओमेगा 3 जैसे रसायन होते हैं। कुछ लोग इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा और मानते हैं, अधिक खा लिया तो नुकसानदायक मानते हैं। वहीं लार्ड के बारे में कहा जाता है कि यह भी इसी प्रकार का एक चिकना पदार्थ है और इसके अंदर भी नियमित और अधिक उपयोग करने से वजन बढ़ने की बातें निकल कर आती हैं। कहने का मतलब यह है कि इस घी के अंदर जो मतलब रिपोर्ट निकल कर आई उसमें बीफ टैल और लार्ड की मिलावट की पुष्टि होती है। और इस पुष्टि के साथ साथ एक और बड़ा प्रश्न यहां खड़ा हो जाता है और वो क्या है कि लड्डुओं में हर साल 54 लाख किलोग्राम घी का उपयोग हो रहा है। मतलब यह देखिए कि यहां पर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं तो 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं जिनका वजन होता है 15,000 किलोग्राम यानी कि 15 टन। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो सोचिए कि 54 लाख किलोग्राम घी का इस्तेमाल होता है। 54 लाख किलोग्राम घी के लिए इन्होंने 500 गाय रखी हुई हैं, लेकिन वो इतना घी नहीं दे सकती, इसलिए घी को मंगाने की जरूरत पड़ती है और वो घी बाहर से मंगाया जाता है। अब विचार करने योग्य बात यह है कि अगर हर साल 54 लाख किलोग्राम यानी कि आधा करोड़ किलोग्राम घी मंगाया जाता है तो हमारे देश में कुल घी पैदा कितना होता है? तो साथियों एक आंकड़ा हमें वेबसाइट से मिला, इसकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप भी अगर कर पाए तो बेहतर होगा। मतलब यहां पर आंकड़ा बताता है कि हमारे देश में हर साल 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से 10% ही दूध हम घी के लिए बचा पाते हैं, बाकी हम लोग कंज्यूम दूध, दही, छाछ में कर लेते हैं। 10% जो बचा मतलब कि 2300 करोड़ लीटर घी बचा, 2300 करोड़ लीटर दूध बचा। उसमें से अगर 1 किलो घी बनाना हो तो उसके लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। ये एक आंकड़ा है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे बहुत सारे ग्रामीण वास्ता नहीं रख सकते। उनमें से कई लोग हो सकता है ये कहते हुए मिले कि नहीं साहब हमारी भैंस दूध अच्छा देती है, हम 10 किलो दूध से ही 1 किलो घी निकाल लेते हैं। सबके अपने आंकड़े होते हैं। ये गाय के दूध के ऊपर चर्चा हो रही होगी ऐसा समझिए, जिसका मतलब यह हुआ कि इतने दूध से पूरे साल में 76 करोड़ घी बनाया जा सकता है, 76 करोड़ किलो घी बनाया जा सकता है। हमारे देश की आबादी है 145 करोड़ और हम ये मान लें कि 145 करोड़ में से आधे लोग ही घी खा रहे हैं, तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के पास पूरे जीवन भर में 1 किलोग्राम घी मिलेगा। हालांकि हम लोग अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो कम से कम प्रत्येक परिवार साल भर में मिनिमम से मिनिमम 5 किलो घी तो कंज्यूम करता ही है, फिर चाहे वो घी दिखाकर ही खाता हो। ऐसे में समझने वाला प्रश्न यह है कि घी का उत्पादन 1 किलो तो व्यक्ति 5 से 10 किलो घी साल भर में खा कैसे रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि घी का उत्पादन नहीं है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब उससे ज्यादा कंजप्शन हो रहा है, तो निश्चित ही ओरिजिनल की जगह अडल्ट्रेटेड आ रहा है, यानी मिलावटी आ रहा है। मिलावटी के नाम पर यहां पर पशु फैट या फिर किसी अन्य रसायन से बनाया हुआ घी हो सकता है। इसी वजह से यहां पर यह जो प्रश्न है कि लड्डुओं के अंदर बीफ टैलो या लार्ड या मछली का तेल मिलाया गया, इसके पीछे का तर्क यह है कि लार्ड खुद भी सफेद पदार्थ होता है जो सुअर की चर्बी को पिघलने से निकलता है। मिलावटी घी जैसा दिखता है, इसमें दानेदार बनाने के लिए, इसमें चिकनाहट पैदा करने के लिए कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। मतलब अगर 1 किलो नकली घी बनाना है तो 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल, फिश ऑयल, 200 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि 1 किलोग्राम में मात्र 200 ग्राम ही रियल में घी है, बाकी सब मिलावट का चल रहा है। इस तरह से घी प्रोड्यूस करके लोगों को पहुंचाया जाता है। बाकायदा केमिकल्स मिलाकर उसको दानेदार बनाया जाता है और साथ में उसकी स्मेल को रियल घी जैसा बनाया जाता है। मतलब एक प्रकार से अगर मीडिया में चल रही इस रिपोर्ट में सच्चाई है तो यह काफी चिंता का विषय है कि हर व्यक्ति अपने जीवन भर में जो भी घी कंज्यूम कर रहा है उसमें अधिकांश हिस्सा मिलावट का ही है। मतलब कहने का यह है कि सरकारें अगर पकड़ने भी निकलें तो 5% से भी कम ऐसी घी की मात्रा है जिसे सरकार पकड़ पाती है, बाकी नकली ही घी कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान भी नकली घी से नहीं बच पाए होंगे। हो सकता है कि पशु फैट के अलावा वहां कोई और तरीका अपना लिया गया हो, लेकिन फैट का कोई दूसरा तरीका अपनाया गया है। तो नकली घी मंदिर में कैसे पहुंचा, इसके बारे में जानकारी मिली कि यहां पर सरकार के द्वारा ऑनलाइन टेंडर जारी किए जाते हैं। उन ऑनलाइन टेंडरों को हर 6 महीने में निकाला जाता है। तो जो घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी ठेका लेती है वो संचालन मंदिर समिति के द्वारा इसका किया जाता है और वो तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम समिति है। तो ऐसे में इस समिति ने अपने स्तर पर इस किसी कंपनी को, जैसे कि यहां पर नाम निकलकर जिस कंपनी का आ रहा है, बोले ऐसे किसी को परमिशन दी होगी कि तुम घी की सप्लाई कर देना। अब घी की सप्लाई कर देने के लिए परमिशन जिस एजेंसी ने दी, जिसका नाम टीटीडी यानी कि तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम, ये जो ट्रस्ट है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसने किसी कंपनी को परमिशन दी होगी। कंपनी ने मिलावटी घी परोस दिया। मिलावटी घी की परमिशन देने वाली जो एजेंसी है या जो सप्लाई करने वाली एजेंसी है, उससे ज्यादा जिम्मेदार उन्हें माना जा रहा है जिन्होंने उस कंपनी को काम करने का टेंडर दिया कि 300 से 350 रुपए किलो तुम घी दे दो, काम चल जाएगा। इसलिए जगन रेड्डी का नाम यहां पर निकल कर आया, क्योंकि इस टीटीडी के अध्यक्ष उस समय इनके मौसा वाईवी सुब्बाराव रेड्डी थे, जो कि जगन मोहन रेड्डी की मां और सुब्बा रेड्डी की पत्नी दोनों सगी बहनें हैं। इस चक्कर में मौसाजी हुए। तो मौसाजी यहां पर 4 साल तक इस मंदिर के अध्यक्ष रहे, यानी कि इस तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम समिति के अध्यक्ष रहे और उन्हीं के कार्यकाल में इस समिति को, इस
इस एजेंसी को घी बनाने की परमिशन दी गई थी। यही सबसे बड़ा आज के विवाद का विषय बना हुआ है। इसलिए जगन मोहन के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं कि आपके राज में ऐसा हुआ था और आपने कर्नाटका से नंदिनी घी भी खरीदने नहीं दिया था। इस पर कुछ पुराने समय के पंडित भी सक्रिय हुए। उन्होंने कहा हमने पहले भी इस विषय पर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया था, किसी ने इस बात को नहीं सुना। राहुल गांधी जी का भी इस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही जो चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में सहयोगी नेता हैं, उन्होंने भी सेम यही लाइन बोली कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर के अब यह पूरी तरह से देश भर में भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ सब लोग अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दे रहे हैं। इस पर सीएम जगन रेड्डी ने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति की जा रही है। जुलाई में सैंपल टेस्ट होने गया है, सरकार पहले बन चुकी है। ऐसे में इस बात की क्या सत्यता है कि यह घी मिलावटी ही था? यह सरकार आपकी बन चुकी थी, उस समय आपने बनने के बाद में जिस कंपनी को जारी रखा काम देने का, जुलाई में उसका सैंपल टेस्ट किया और उसकी रिपोर्ट को भी 2 महीने तक बचा के रखा। तो बोले यह अपने आप में गलत है। इस पर जगन रेड्डी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि भगवान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ठीक है, अब 3 पक्ष निकल कर आए। पहला, वो देवस्थानम ट्रस्ट जो कि इस कार्य को संचालित करता है, उन्होंने अपने स्तर पर कहा कि 4 लैब रिपोर्ट से हमने इसकी जानकारी ली थी, हमको पशु चर्बी की पुष्टि यहां पर हुई थी। मतलब इसके लिए कहा जा रहा है कि घी सप्लायर जो बाहर से घी देने वाला आदमी था, उसने पशु चर्बी मिला कर दी है। टीडीपी जिसकी वर्तमान सरकार है, वो कह रही है कि लैब रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। इसका मतलब पूर्व जगन सरकार ने जिनको परमिशन दी थी, वो सब लोग इस तरह से घी दे रहे थे। जगन रेड्डी की कांग्रेस मतलब पार्टी वाईएसआर कांग्रेस का क्या कहना है? उनका कहना है कि नायडू जो है वो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के लिए भगवान का सहारा ले रहे हैं। जुलाई की लैब रिपोर्ट है तो उसे अब क्यों दिखा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो इस कंपनी से पूछा गया एआर डेयरी से कि भाई आपका क्या पक्ष है? इन्होंने कहा हम इस पर कोई भी बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, हाई कोर्ट के अंदर भी लोग रुख कर रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस बात पर राय मांग रहे हैं कि साहब बताओ क्या करना चाहिए। लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है, आर्टिकल 25 और 26 वायलेट हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की जा रही है। देखना होगा इस विषय पर अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार होता है तो क्या कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात आस्था का सवाल है, और आस्था का सवाल केवल तिरुपति तक ही नहीं रुका, यह निकलकर पहुंच गया अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में भी 1 लाख लड्डुओं का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जब अयोध्या राम टेंपल का मेगा इवेंट हुआ था। तिरुपति से लड्डू निकल करके अयोध्या में भी बटने आए थे और यहां पर प्रसाद के रूप में बांटे गए थे। 1 लाख से अधिक लड्डू यहां पर बांटे गए थे। 22 जनवरी को रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो 3 टन लड्डू अयोध्या आए थे। जो मुख्य अर्चक राम मंदिर अयोध्या के सत्येंद्र दास जी हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या में वैष्णव संत और भक्त लहसुन और प्याज तक का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में प्रसाद के अंदर वसा का इस्तेमाल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी बड़ी एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, जो लोग भी दोषी साबित हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी साथियों के साथ इसे अवश्य साझा